वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ एंड लीगल लाइफ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्रीमेंट किसे बोलते हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसे बोलते हैं हम लोग एग्रीमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज एसेंशियल्स की बात करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट सारे हम लोग सेक्शन के वाइज जो भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक हैं उसे सेक्शन वाइज कवर करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसका एसेंशियल्स होना जरूरी है, सारे एसेंशियल्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट enumerates certain points that are essential for valid contract। देखो कॉन्ट्रैक्ट होना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, ये सेक्शन 10 ऑफ आईसीए बात करता है 1872। फर्स्ट चीज क्या है? द फर्स्ट एसेंशियल इज टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज होना जरूरी है, ए एंड बी। मैं खुद को नहीं बोल सकती, मेरे पास एक बाइक है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अपनी बाइक खुद को बेचना चाह रहा हूँ, मैं 50,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में। ठीक है, मैं अपनी बाइक खुद को नहीं बेच सकता। मुझे अपनी बाइक बेचनी है तो किसी सेकंड पर्सन को, कोई दूसरे पर्सन को बेचना होगा। तो ए अपना बाइक बी को बेच सकता है इन अ सर्टेन अमाउंट। ठीक है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट involve at least two parties identified by the contract. One of these parties will make the proposal, इसको ऑफर बोलते हैं। ठीक है, एंड द अदर पार्टी विल सेल एक्सेप्ट इट, इसे एक्सेप्टेंस बोलते हैं। आगे जो इसके दो एसेंशियल्स है, एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक, both the parties must have either what is known as legal existence। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करूं तो कंपनीज हो गया, स्कूल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या दो इंडिविजुअल हो गया, नेचुरल पर्सन जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा एसेंशियल हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। इसको लेके एक केस लॉ भी है, अभी देखेंगे हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव क्लियर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन देम। ठीक, जैसे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन रिलेटिव्स, नेबर्स आर नॉट इन्फोर्सिबल। ठीक है, जैसे कि ए और बी दो दोस्त हैं, ए ने चलते फिरते बोल दिया बी को कि भाई सामने मूवी चलेंगे, इसने ऑफर दे दिया, बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ओके भाई ठीक है चलेंगे, बट सामने ए आया ही नहीं और बी वेट करते रह गया। लेकिन बी कल को स्यू नहीं कर सकता, ए कल को बी को स्यू नहीं कर सकता है कि तूने बोला कि मूवी चलेंगे लेकिन हम तूने मूवी के लिए नहीं आया। तो बी ए को स्यू नहीं कर सकता है, कोर्ट लेके नहीं गिचा सकता है कि तूने बोला मूवी चलेंगे लेकिन तू आया नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे बेलफोर वर्सेस बेलफोर। इसमें क्या होता है, एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ये दोनों, मतलब हस्बैंड बाहर जाता है तो जाते हुए कह देता है, वाइफ नहीं जा पाती उसके साथ में ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज, तो वो बोल देता है कि वो उसको जब तक ज्वाइन नहीं करती है तो वो उसे मेंटेनेंस देगा। ठीक है, बट बी चला, वेलफेयर चला जाता है बाहर, लेकिन वो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस नहीं देता है। तो वाइफ क्या करती है कि कोर्ट में केस अपने हस्बैंड के खिलाफ स्यू कर देती है, लेकिन कोर्ट इसका जो केस है वो डिसमिस कर देता है कि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, लीगल बाउंड नहीं था हस्बैंड पे कि वो उसको पे करे। ठीक है, आगे नेक्स्ट एसेंशियल देखते हैं। ऑफर, सेक्शन 2F आईसीए 1872 ऑफर की बात एक्सप्लेन करता है, और दूसरा एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीज होना जरूरी है, ए एंड बी के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। ए के पास एक कार है, वो बोला है कि मुझे बेचना है, ए ने ऑफर दिया बी को मुझे अपनी कार बेचनी है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में दो चीज होना बहुत जरूरी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इसका क्या मतलब है? ए ने बी को बोला कि मुझे अपनी कार बेचनी है, तो इसमें ये डिफाइन करना कि इसे ए के पास मान लो चलो 3 कार है। ठीक है, तो ये इसे बताना कि ये ब्लू, रेड और ग्रीन 3 मान लो, तो ए को ये बताना पड़ेगा उसको कौन सी कार अपनी बेचनी है, ब्लू,
और कितने अमाउंट में बेचनी है ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिडर दिस स्टेटमेंट, आई एग्री टू पे मिस्टर एक्स अ डिजायरेबल अमाउंट फॉर दिस हाउस एट सो एंड सो लोकेशन, ठीक है। दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ ऑल द पार्टीज एग्रीज टू द टर्म्स, ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी डिजायरेबल अमाउंट is not well defined, has no certainty of meaning. No certainty of meaning, ध्यान देना यहाँ पे। Thus we say that valid contract must have the certainty of meaning. यहाँ पे A और B अगर घर बेचने के लिए अगर सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री भी कर जाते हैं लेकिन यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ए ने बोला मैं अपनी कार आप तुमको बेचना चाहूंगा कि तुम्हें लेना है, तो ये सारी चीजें एग्री भी कर जाएगा, हाँ भाई लूंगा, इसने अमाउंट भी बता दिया कि 50,000 में या 50 लाख में बेचने हैं, फिर भी एग्री कर गया, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके पास 3 कार है तो इसे बताना पड़ेगा इसमें कौन सी कार अपनी बेचना चाहता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक मैक्सिम भी है, कंसेंसस एड आइटम मींस मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है कि जो चीज के बारे में मैं ऑफर दे रहा हूँ एक्सेप्टेंस सामने वाला भी उसी चीज के बारे में सोच रहा है। मीटिंग ऑफ माइंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट मींस द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट शुड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस, जिस सेंस से वो ऑफर दे रहा उसी सेंस से वो एक्सेप्टेंस भी ले रहा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं वो परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है। अब ए कहता है बी को भाई मैं ताजमहल बेचूंगा, तू लेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए बोलता है कि मैं 2 पैरेलल लाइन को मिला दूंगा मैजिक से, पॉसिबल नहीं है, 2 पैरेलल लाइन कैन नॉट बी मेट, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग जो 2 पार्टीज हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो कि परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट है, जो परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। सारी चीजें हो गई, ए और बी ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, मीटिंग ऑफ द माइंड हो गया, ठीक है, सारे टर्म्स कंडीशन पे एग्री भी हो गए। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है फ्री कंसेंट। ए ने ऑफर दिया बी को तो बी से जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है, बी से जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ अरे रुको भाई क्या हो गया, हाँ बी से जबरदस्ती नहीं करवाया, ए और बी है, इसके बी से जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है कि भाई तू जो कंसेंट है बी की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट इज क्रूशियल फॉर द एग्रीमेंट ऑफ दिस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसेंट का फ्री कंसेंट का होना जरूरी है, कंसेंट का नहीं फ्री कंसेंट होना जरूरी है। इफ 2 पर्सन रीचेस सिमिलर एग्रीमेंट in the same sense they are set consent. Consent defined as section 13 of the ICA. Consent without either of the being influenced, coerced, misrepresentation or tricked. तो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन करके ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर इन शादी में आते हैं, बी अगर फॉल्स कुछ क्लेम्स वगैरह कर देता है, मिसरिप्रेजेंट कर देता है, तो ए के पास राइट है बाद में वो उसको रिवोक कर सके क्योंकि उसे मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया था, अपने गलत फैक्ट्स बताए गए थे। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, सेक्शन 11 बात करता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज के बारे में कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पहला तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ए और बी एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई तू मेरे को गांजा ला दियो उसके लिए मैं तुझे पे कर दूंगा, ठीक है, या जो भी चीज है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। हमारे लॉ में वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए या इलीगल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। जो चीज हमारे कंट्री में हमारे लॉ एंड रेगुलेशन में बैन कर रखा है या अलाउड नहीं है तो उसके रिगार्डिंग हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल बैन है, तो 2 पार्टी ए एंड बी यहाँ पे अल्कोहल को लेके अपनी डील और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। साउंड माइंड होना चाहिए, समझ और सोचने की क्षमता होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, एवोवेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट है, आखिरी है कंसिडरेशन। सेक्शन 23 to 25 बात करता है ICA 1872 कंसिडरेशन के बारे में।
कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। अगर ए और बी एक दूसरे को एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ए अपनी कार बेचेगा बी को, ठीक है, तो बेचेगा कितने बेचेगा, मानो 50 लाख में बेचेगा, तो ये कंसिडरेशन अमाउंट होना ज़रूरी है। बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कंसिडरेशन दो तरह के हो सकते हैं, लॉफुल और अनलॉफुल। 23 सेक्शन बात करता है लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था, ए और बी है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुम्हें गांजा ला के दूंगा, या सपोज ऐसे ये कंसिडरेशन। एक तो यहाँ पे देखो कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, और कंसिडरेशन भी होना चाहिए लॉफुल। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू मेरे को कोई भी चीज मान लो, तू मुझे अपनी कार बेच दे, ठीक है, इसके बदले में मैं तुझे, मान लो ए बहुत अल्कोहलिक और गांजा एडिक्टेड है, तू मुझे अपनी कार बेच दे तो मैं तुझे 5 kg गांजा दूंगा, या कोई भी चीज मान लो जो कि यही मेरे को मिल रहा है तो यही दूंगा, तो गांजा या अल्कोहल दूंगा, या बाइक सेल कर दे, कुछ भी है जो चीज अलाउड नहीं है, या गन दूंगा, ठीक है, तो मुझे अपनी कार दे देता है, मैं तुझे 10 गन सप्लाई करूंगा। तो गन, ये सब चीजें लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कंसिडरेशन जो हम इसे कोई भी चीज बाय करते हैं, तो जो हम कंसिडरेशन देंगे वो भी लॉफुल होना चाहिए। ओके, तो ये भी ज़रूरी है। लॉफुल क्या हो सकते हैं, आपके कैश हो गए, ठीक है, चेक हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, लैंड हो गए, ठीक है, और इन एक्सचेंज ऑफ सम प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये हमारे एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या क्या हो गए। 2 पार्टीज होने चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये केस है यहाँ पे वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ ये मीनिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंपेंडेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, और कंसिडरेशन होना चाहिए। चलो, आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।